चैप्टर का नाम है आइडेंटिफाइंग एंड असेसिंग रिस्क। ऑडिट वाले लोगों ने तो शायद ये नाम सुना होगा, लेकिन ये जो रिस्क है ये वो ऑडिट रिस्क नहीं है। आइडेंटिफाई करना और असेस करना। आइडेंटिफाई का मतलब क्या होता है? ढूंढना, पहचानना। असेस का मतलब क्या होता है? उसकी सिग्निफिकेंस देखना कि वो कितना मटेरियल है, कितना इंपॉर्टेंट है, क्या वो हमारे डिसीजंस को अफेक्ट करेगा या नहीं करेगा, उसे हम कहते हैं असेसमेंट। वो कहते हैं कि हम बेसिकली पढ़ने लगे हैं अपने फाइनेंस की हद तक, फाइनेंस के अंदर क्या क्या रिस्क होते हैं, या बिजनेस के अंदर क्या क्या रिस्क होते हैं, एक बिजनेस को क्या क्या रिस्क हो सकते हैं। आप लोगों ने शायद ये लफ्ज ऑडिट में भी पढ़ा होगा, बिजनेस रिस्क। हाँ जी, कितने लोगों ने पढ़ लिया और कितने लोगों ने नहीं पढ़ा? पढ़ लिया। तो मानूर बताया बिजनेस रिस्क क्या होता है? जो बिजनेस को लग रहा होता है। हाँ, बिजनेस रिस्क होता है कि बिजनेस को किसी भी एनवायरमेंटल चेंजेस से, टेक्नोलॉजी की चेंजेस से, या कोई समथिंग हैपनिंग की वजह से कोई भी बिजनेस को क्या मसला हो सकता है, कोई भी उसको लगे कि उसके ऊपर एडवर्स इंपैक्ट आ सकता है, उसे हम बिजनेस रिस्क कहते हैं। अब दो टाइप के रिस्क होते हैं जो हमारे सिलेबस में है बस, यानी ये ना समझना कि यहाँ ऑडिट रिस्क होगा, यानी इनहेरेंट रिस्क होगा और कंट्रोल रिस्क होगा, ऐसा नहीं। यहां पर कौन सा रिस्क होता है? एक प्योर रिस्क होता है और एक स्पेकुलेटिव या फाइनेंशियल रिस्क होता है। अच्छा, रिस्क कैसे कहते हैं? सिर्फ रिस्क, रिस्क कहते हैं बिजनेस अपना एक ऑब्जेक्टिव सेट करता है और हर वो चीज जो ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में प्रॉब्लम क्रिएट करेगी उसे रिस्क कहते हैं। यानी हर बिजनेस का एक अपना ऑब्जेक्टिव है, प्रॉफिट अर्न करना, अपनी पॉलिसीज पर अमल करना, अपनी जो कंट्रोल्स बनाए हुए हैं उसको परफॉर्म करवाना। अगर कोई चीज इनके खिलाफ जाएगी उसे रिस्क कहते हैं। अब वो कहता है रिस्क मीन व्हेन एवर अ फ्यूचर आउटकम या फ्यूचर इवेंट कैन नॉट प्रिडिक्टेड विद सर्टेनिटी एंड रेंज ऑफ डिफरेंट पॉसिबल आउटकम्स या इवेंट अक्कर। कहता है जब भी जो फ्यूचर में कुछ होने वाला है जिसके बारे में हमें कोई सही तरह अंदाजा नहीं है, उसे वो कहते हैं कि जी रिस्क है। ये इस मीनिंग में आ जाता है। कहते हैं रिस्क के दो हिस्से हैं, प्योर रिस्क, स्पेकुलेटिव रिस्क। प्योर रिस्क या स्पेकुलेटिव रिस्क। प्योर रिस्क क्या होता है और स्पेकुलेटिव रिस्क क्या होता है? प्योर रिस्क का मतलब होता है जो जिसे हम कहते हैं वाकई ये रिस्क है, यानी दूसरे लफ्जों में कहा गया कि इस रिस्क की वजह से कभी भी कोई अच्छी खबर नहीं मिल सकती। मशीन का खराब हो जाना, ये प्योर रिस्क है। इंप्लॉय छोड़ के चले जाएंगे, हो सकता है इंप्लॉय छोड़ के चले जाएं, प्योर रिस्क है। फ्यूचर से रिलेट करते हैं ना, हो सकता है जो कोई ऐसा इवेंट अकर हो कि हमारा बिजनेस बंद हो जाए, यानी कोई भी ऐसी चीज जो हमेशा एडवर्स इंपैक्ट दे उसे हम क्या बोलेंगे? प्योर रिस्क। एक होता है स्पेकुलेटिव रिस्क। स्पेकुलेटिव रिस्क के तीन नाम है, इसे फाइनेंस रिस्क भी बोलते हैं या फाइनेंशियल रिस्क, इसे टू वे रिस्क भी बोलते हैं। ऐसा क्या होता है? आप शेयर खरीदना चाहते हो, आप एक शेयर खरीदना चाहते हो, आपको रिस्क है, हो सकता है उसकी कहीं कल को मैं खरीद लूं उसकी कीमत कम ना हो जाए, ये रिस्क है। तो ज्यादा भी तो हो सकती है, तो ये क्या है? टू वे रिस्क। इसमें आपको फायदा भी हो सकता है, आपको नुकसान भी हो सकता है। मशीन ने खराब, अगर मशीन खराब हो जाती है तो उसका क्या फायदा है? उसका फायदा नहीं हो सकता। प्योर रिस्क वो रिस्क होता है इंप्लॉय छोड़ के चले गए, लेबर भाग गई, या मशीन का ब्रेकडाउन हो गया, कोई और मसला खराब हो गया, वो प्योर रिस्क होते हैं। और जो फाइनेंशियल रिस्क होते हैं ना, वो टू वे रिस्क होते हैं, उसमें फायदा भी हो सकता है और नुकसान भी। डिपेंड करता है फ्यूचर पे। आपने 1 तोला सोने का खरीद लिया कि कल को कीमत बढ़ेगी तो मैं बेच के कुछ कर लूंगा, तो कीमत कम भी हो सकती है, कीमत ज्यादा भी हो सकती है। आप शेयर खरीदते हो, मतलब जो फाइनेंशियली ये स्टॉक एक्सचेंज में है, या ये जो
हम इन्वेस्टमेंट करते हैं फाइनेंस के अंदर, क्रिप्टो करेंसी टाइप चीजें, बिटकॉइन, ये चीजें, ये सारी की सारी किस रिस्क में आती हैं? फाइनेंशियल या स्पेकुलेटिव रिस्क के अंदर। अब कहता है प्योर रिस्क सिर्फ आपको इसके बारे में पता होना चाहिए, इसमें से एमसीक्यूज आते हैं। हाँ, जब इससे सवाल आएगा फिर किसी से नहीं हाल होना, क्योंकि ये चैप्टर कोई करके ही नहीं जाता। इसके टोटल 4 या 5 क्वेश्चन हैं जो पेपर में आ सकते हैं। आपको चाहे ना भी आते हो, मेन आइडिया होना चाहिए। आपको 2 नंबर का प्योर रिस्क लिखना आ सकता है और 2 नंबर का प्योर या स्पेकुलेटिव या फाइनेंशियल रिस्क लिखना आ सकता है। कहता है ये पहली बात उसने क्या लिखा हुआ है कि ये कौन सा है, डाउन साइज क्यों कहते हैं इसमें? क्योंकि इसमें हमेशा एडवर्स इंपैक्ट आना है, कभी भी फेवरेबल नहीं हो सकता। कहता है प्योर रिस्क आल्सो कॉल्ड डाउन साइड रिस्क इज अ रिस्क वेयर द पॉसिबिलिटी दैट एडवर्स इवेंट माइट अकर। डेफिनेशन पूरी। प्योर रिस्क क्या है? ऐसा रिस्क जिसमें फ्यूचर में कोई एडवर्स इवेंट अकर हो सकता है या होगा। इवेंट माइट टर्न आउट टू बी वर्स देन एक्सपेक्टेड। कौन सा इवेंट? वर्स देन एक्सपेक्टेड, बट दे कैन नॉट बी बेटर देन एक्सपेक्टेड, क्योंकि है ही एडवर्स। कहते हैं आपने जो सोचा हुआ है ना, उससे बुरा ही होना है, उससे अच्छा नहीं हो सकता। हो सकता है इंप्लॉय छोड़ के चले जाएं, अगर नहीं छोड़ के जाएंगे तो ठीक है, अगर छोड़ के जाएंगे तो फिर तो बुरा ही होना है। क्या की इंप्लॉयज अगर छोड़ के चले जाए, कभी कभी तो कोई इंप्लॉय छोड़ के चले जाए, बंदा शुक्र करता है कि चलो ये गले पड़ गया था, खुद ही चला गया। एग्जाम्पल में क्या लिखा हुआ है? देयर इज माइट बी अ सेफ्टी रिस्क दैट इंप्लॉयज कुड बी इंजर्ड। ये हो जाता है अक्सर फैक्ट्रियों के अंदर, मशीन से कुछ इंप्लॉयज इंजर्ड हो जाते हैं। दिस इज अ प्योर रिस्क बिकॉज एक्सपेक्टेशन इज दैट नो वन विल बी इंजर्ड बट अ पॉसिबिलिटी डज एग्जिस्ट। कहता अब होता तो यही है कि हम क्या चाहेंगे कि कोई बंदे को मसला हो ऐसा, लेकिन ये पॉसिबिलिटी है। Similarly, risk of company that key worker will go on strike. The company will be unable to provide its goods or services outcomes. This is a pure risk because expected outcomes is no strike, but possibility of strike does exist. कहता हम चाहते तो यही है कि स्ट्राइक ना हो, लेकिन हो सकता है कोई मसला हो जाए। स्पेकुलेट, ये प्योर रिस्क हो गया तैयार। प्योर रिस्क क्या है? पहले ऐसा रिस्क जो हमेशा एडवर्स इंपैक्ट देगा, एडवर्स इवेंट अकर होगा। दूसरा, ये हमेशा वर्स देन एक्सपेक्टेड होगा। बाकी 1-2 एग्जांपल लिख देना, खत्म, अगर ये 2 नंबर का सवाल आता है तो। स्पेकुलेटिव रिस्क टू वे रिस्क कहते हैं। कहता है फ्यूचर इवेंट माइट बी ईदर बेटर और वर्स देन एक्सपेक्टेड। जो आपने सोचा हुआ है उससे भी अच्छा हो सकता है और उससे बुरा भी हो सकता है। इसकी एग्जांपल्स, इन्वेस्टर इन शेयर्स। अब आपने इंडिविजुअल माइट आस्क हिज बैंक फॉर अ लोन टू बाय अ हाउस। अब भला हुआ क्या? हमने जिस रेट के ऊपर इंटरेस्ट लिया यानी लोन लिया, लोन 2 तरह से लिया जाता है। एक होता है फिक्स्ड रेट पे, एक होता है फ्लोटिंग रेट पे। ठीक है, अगर आप फिक्स रेट पे लेते हो, सपोज आपने कहा जी 10% पे मुझे लोन दे दो, चाहे कल को जितना मर्जी लोन इंटरेस्ट आ जाए, मैं 10% ही दूंगा। आने वाले दिनों में अगर रेट होता है 12% तो आप तो लुटियां डालोगे, और अगर रेट होता है तो 6%, इसका मतलब है आप फंस गए, आपने तो 10% पे लिया हुआ है। तो एक्सपेक्टेड से, यानी पहले तो ये होता है कि चलो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाए, यही एक्सपेक्टेशन होती है। लेकिन अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट देखें और पाकिस्तान के अंदर, तो ये प्योर एग्जांपल है। जब इमरान खान साहब ने हुकूमत संभाली थी तब रेट ऑफ इंटरेस्ट था तकरीबन 7%। इनकी हुकूमत में आकर ये हो गया 11%, 12%, 13% तक चला गया। अब लोगों ने कहा कि इसने बहुत बुरा किया है, सिंगल डिजिट में होना चाहिए, फलाना ढमकाना। फिर हुकूमत के एंड पे इन्होंने फिर वो सर जोड़ के बैठे, सारा कुछ हुआ, तो फिर रेट ऑफ इंटरेस्ट को ये वापस लेकर आए 7.25, 7.5 पर ये लेकर आए। फिर हुकूमत ही चली गई। फिर नई हुकूमत आई, वो जो जिसे हम पीडीएम की हुकूमत कहा करते हैं, उस हुकूमत ने तो 23% तक रेट ऑफ इंटरेस्ट चला गया।
वो जो कहते थे ना कि सिंगल डिजिट में होना चाहिए, वो 23% पर लेकर चले गए। अब बाद में फिर वो हुकूमत खत्म हुई, फिर ऐसा ऐसा इंटरेस्ट रेट कम होता 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 इस टाइम 11% पे। और ये एक्सपेक्टेशंस हैं कि अगर हालात ठीक रहते, जैसे अल्लाह का शुक्र है कि बेहतरी आना शुरू हुई है, कि अगर हालात ठीक होते हैं तो ये कहते हैं कि ये इसको सिंगल डिजिट पर लेकर जाने का उनका प्लान है। अब ये रेट आपने देखे ना, ये तकरीबन 3-4 सालों के अंदर ये सारा चेंज हुआ है, 7% से 23%, फिर 11%। और अगर आपने घर का लोन लिया 10 सालों के लिए तो आप तो इस रेंज के अंदर आ जाएंगे। अब आपने 10% फिक्स करवाया था, जब रेट गया 23%, आपने कहा बहुत अच्छा है, लेकिन अगर रेट चला जाए 7%, फिर आपके लिए तो बुरा है। दूसरा बंदा है फ्लोटिंग रेट वाला। फ्लोटिंग रेट वाला कहता है कि भाई इंटरेस्ट बढ़ेगा तो बढ़ा देना, कम होगा तो कम कर देना। अब उसे लगता था कि इंटरेस्ट थोड़ा कम होगा, इंटरेस्ट ऊपर चला गया, बुरा हो गया, या इंटरेस्ट नीचे भी जा सकता है तो अच्छा हो गया। तो इसके अंदर क्या होता है, अगर फ्लोटिंग रेट में भी मसला है और फिक्स रेट में भी मसला है, तो इसके लिए क्या हो गया, टू वे रिस्क। तो बिजनेस रिस्क ही है ये, स्पेकुलेटिव रिस्क मेन बिजनेस रिस्क होते हैं। उसके बाद कंपनीज फेस बोथ प्योर रिस्क और स्पेकुलेटिव रिस्क। कहता है कंपनी दोनों रिस्क को फेस करती है। पेपर में एक नजर आपने पढ़ना है, तकरीबन प्योर रिस्क की 2 से 3 लाइनें आपने हाईलाइट करनी है, वो याद करनी है, मतलब एक डेफिनेशन की लाइन, 2 एग्जांपल, और स्पेकुलेटिव की एक डेफिनेशन की लाइन, 2 एग्जांपल। अगर कंपैरिजन आ गया तो दोनों की डेफिनेशन लिखकर दोनों एग्जांपल अलग अलग लिख दो, ठीक है। उसके बाद क्या आता है, कंपनीज के लिए दोनों रिस्क हो सकते हैं। प्योर रिस्क आर रिस्क दैट कैन ऑफन कंट्रोल्ड, ये है वो डिफरेंस वाली बात। कंट्रोल्ड ईदर बाय मींस ऑफ इंटरनल कंट्रोल या बाय इंश्योरेंस। कहते हैं जो आपका प्योर रिस्क है ना, गाड़ी सॉरी मशीन खराब हो जाना, आप क्या करोगे, रिस्क क्या है, हो गई भाई, हो गई है या हो सकता है, हो सकता है रिस्क किसे कहते हैं। तो आप थोड़े अच्छे मैयर कर लो, थोड़ा कंट्रोल अच्छे कर लो, थोड़ी एहतियात कर लो, तो ये कंट्रोल रिस्क, सॉरी ये जो प्योर रिस्क है ये कंट्रोल हो सकता है। या फिर बहुत ही ज्यादा मजबूरी है तो इंश्योरेंस करवा लो, उससे भी कंट्रोल रिस्क कंट्रोल हो जाएगा। तो पेपर में सवाल आ सकता है कि बताओ फाइनेंशियल रिस्क तो हम कब पढ़ेंगे, पूरा है ही सारा फाइनेंशियल रिस्क, लेकिन वो कहता है कंट्रोल रिस्क को कैसे मिटिगेट करोगे, कैसे कम करोगे, कैसे कम करोगे, अपने कंट्रोल इंप्रूव करके, इंटरनल कंट्रोल और इंश्योरेंस। These risk might be called internal control risk या operational risk। ऑपरेशनल का मतलब क्या है, ड्यूरिंग ऑपरेटिंग एक्टिविटीज अगर आपको कोई रिस्क है तो बिजनेस चलाने के अंदर, तो इसको इंटरनल कंट्रोल रिस्क भी कह देते हैं, और इसको प्योर रिस्क भी कहते हैं, इसको डाउन साइड रिस्क भी कहते हैं, इसको ऑपरेशनल रिस्क भी कहते हैं। फिर वो कहता है स्पेकुलेटिव रिस्क कैन नॉट बी अवॉइडेड बिकॉज रिस्क मस्ट बी टेकन इन ऑर्डर टू मेक, कहते हैं ये रिस्क किसी के कंट्रोल में नहीं, ये आप एक्स्ट्रा इंटरनल कंट्रोल को इंप्रूव करके नहीं कर सकते, आप कुछ भी नहीं कर सकते सिवाय इसके अपनी प्रोफेशनल जजमेंट आई आपकी कि अच्छा जी कीमत कम होनी है या ज्यादा होनी है, तो ये रिस्क। और वैसे भी ये एक होता है ना, हमने पढ़ा एक इंटरनल चीज होती है, एक एक्सटर्नल होती है। जो इंटरनल चीज है ना वो बिजनेस की एक्टिविटी से कंट्रोल की जा सकती है, और एक्सटर्नल चीज कंट्रोल नहीं की जा सकती। फिर कहते हैं एज अ जनरल रूल हायर रिस्क शुड बी जस्टिफाइड बाय द एक्सपेक्टेशन हायर प्रॉफिट, ये स्पेकुलेटिव की बात है। एंड कंपनी नीड्स टू बी डिसाइडेड व्हाट लेवल ऑफ स्पेकुलेशन एक्सेप्टेबल। कहता है ये एक रूल है, जहां पर रिस्क ज्यादा होगा ना वहां पर प्रॉफिट भी ज्यादा होगा, और जहां पर रिस्क, कहता है मोर रिस्क मोर रिवार्ड। स्पेकुलेटिव रिस्क यूजुअली कॉल्ड बिजनेस रिस्क, आल्सो कॉल्ड स्ट्रेटेजिक रिस्क या एंटरप्राइज रिस्क, ये इसके नाम है, ये आपके एमसीक्यूज में पूछे जा सकते हैं। वो कहेगा बताओ ये किस रिस्क का नाम है, तो प्योर रिस्क कौन कौन सा हुआ, प्योर रिस्क, इंटरनल रिस्क, ऑपरेशनल रिस्क, वन साइडेड रिस्क या डाउन साइड रिस्क, और स्पेकुलेटिव रिस्क, बिजनेस रिस्क, फाइनेंशियल रिस्क, उसके बाद स्ट्रेटेजिक रिस्क, एंटरप्राइज रिस्क, ये उसके नाम आ गए। उसके बाद है जी रिस्क मैनेजमेंट, और एलिमेंट ऑफ रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम
ये दो बातें आपको सिर्फ पढ़ने की हद तक है, रट्टा नहीं लगाना, ये हमें भी पता है। अच्छा, रिस्क मैनेज कौन करेगा, छोटी मैनेजमेंट या बड़ी मैनेजमेंट? ये रिस्क का डिपार्टमेंट किसका होता है? बड़ी मैनेजमेंट का। छोटे लोगों को पता ही नहीं है कि रिस्क होती क्या चीज है। तो रिस्क मैनेजमेंट एक स्ट्रेटेजिक लेवल की, बड़ी मैनेजमेंट लेवल के लोगों का काम होता है, उसको असेस करना, उसको आइडेंटिफाई करना, उसके लिए कंट्रोल बनाना, उसके लिए सेफ गार्ड लगाना, ये सारी एक बड़ी मैनेजमेंट का काम होता है। कहते हैं रिस्क असेस मैनेजमेंट किसने करनी है? रिस्क तो है, मशीन खराब हो सकती है, एम्प्लॉय दौड़ सकते हैं, जा सकते हैं, आपके की एम्प्लॉय को कोई ऑफर दे रहा है। दूसरी बात, दूसरी साइड पे जाएं, कंपनी ने इन्वेस्टमेंट की है, वो इन्वेस्टमेंट डूब सकती है। प्योर अगर हम फाइनेंशियल रिस्क में जाएं, बिजनेस रिस्क में जाएं, तो कहता है कौन मैनेज करेगा? रिस्क मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ मेंटेनिंग बोथ डाउन साइड रिस्क एंड बिजनेस रिस्क। इट कैन बी डिफाइंड एज अ कल्चर, स्ट्रक्चर, process focused on achieving possible opportunities yet at the same time control unwanted result। कहता है ये कैसे डिफाइन होगा रिस्क? रिस्क मैनेजमेंट कैसे डिफाइन होगी? कहता है ये एक मैनेजमेंट का कल्चर डिफाइन करेगा, मैनेजमेंट का। जैसे कि आप अगर जाते हो ना, यूके चले जाते हो, वहां पर आप सिग्नल की वायलेशन नहीं करते हो, यहां पर आप सिग्नल की वायलेशन कर लेते हो। वजह क्या है? कल्चर का इशू है। अब यहाँ पर जो बाहर से लोग आते हैं ना, वो अक्सर कहते हैं यार यहाँ पर ट्रैफिक के रूल्स अच्छे नहीं है, और वही ट्रैफिक की वायलेशन भी साथ ही कर रहे होते हैं। वहां पर यही जो ट्रैफिक वायलेशन करते हैं, वहां पर जाकर नहीं करते। अब वहां पर उन्होंने क्या किया, पेनल्टीज बहुत ज्यादा रख दी, फाइन बहुत ज्यादा रख दी है। दूसरा उन्होंने ना प्रोसीजर, एक जगह सऊदी अरब में शायद है कि अगर वो कोई वायलेशन करता है ना, एक सिग्नल की या ट्रैफिक रूल्स की कोई वायलेशन करता है, एक तो आपका नहीं मुझे पता, ये पहले मैंने सुना ही हुआ है, मुझे खुद भी नहीं कि सच है या झूठ है। उन्होंने कहा है कि वो जब भी उनका जो होती है ना वायलेशन, तो वो जो पे करने जाते हैं ना, तो एक लाइन लगी होती है। कहते हैं कि वो जो बंदा अपनी लाइन की जब उसकी बारी आती है ना, उसको वापस पीछे भेज दिया जाता है। वो जब 8वीं दफा आएगा ना, तो फिर उसका वो पे होता है, मतलब वो उसकी नंबरिंग होती रहती है साथ साथ। वो कहते हैं कि वो फाइन इतना नहीं है, जलालत बहुत है। आपको पता है वहां पर अमीर लोग हैं, उन्हें थोड़ी सी जलालत भी बर्दाश्त करनी पड़ जाए तो उनके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। जैसे ही उन्हें कोई सिग्नल या वो वायलेशन करने का ख्याल आता होगा, फिर उसको 8 चक्कर भी याद आते होंगे। तो इस तरह से फिर वो रूल्स बनाए जाते हैं। वो कहते हैं कल्चर डिफाइन करता है मैनेजमेंट को, कि किस तरह से ये मैनेज करते हैं। ये अक्सर आपने देखा है कि सपोज ये एक पीछे लाइब्रेरी और एक आईकैप की लाइब्रेरी है। अब जब आईकैप की लाइब्रेरी में जाओगे ना, आप खुद ही बस चुप करके बैठोगे, नहीं बोलोगे, और यहां पर आप ही नहीं काबू आते। यही स्टूडेंट है ना, यही स्टूडेंट एज इट इज अगर आईकैप की लाइब्रेरी में जाकर बैठ के पढ़ेंगे तो सुकून से बैठे होंगे। लेकिन वहां कोई कुछ कहेगा भी सही, वो आपको ये भी नहीं कहेगा यार चुप करके बैठना, फिर भी चुप करके बैठोगे, क्योंकि कल्चर, प्रोसेस, वो सिस्टम ऐसा है कि जो आपको लगता है नहीं यार यहां पर बोलेंगे तो उनके बाहर निकाल देंगे, और यहां पर बदमाशी करने पे आ जाते हैं। लेकिन मैं कहता हूं ये जो एकेडमीज टाइप चीजें होती है ना, इसके सबसे बड़े दुश्मन स्टूडेंट होते हैं। उसकी वजह ये सब कुछ स्टूडेंट्स के लिए होता है, ना तो टीचर्स के लिए ना स्टाफ के लिए। अगर लाइब्रेरी में ये खुद, वैसे तो मैं कहता हूं कि डिसिप्लिन बनाना कोई मुश्किल नहीं होता। मुझे बताएं मैं डिसिप्लिन कैसे नहीं बन सकता? 1000 रुपए फाइन रखे सिंपल, एक दफा 1000 रुपए ले लें, सारे चुप हो जाएंगे, क्योंकि हमारी कौम ही ऐसी है। तो वैसे मैं कहता हूं स्टूडेंट्स को चाहिए कि मैनेज करें। स्टूडेंट्स भी तो मैनेजमेंट है। वो कहेंगे यार हमने ना लाइब्रेरी में, और सबसे ज्यादा जो रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है ना, वो ग्रुप बी के बच्चों पे आती है। क्योंकि ग्रुप ए वाले या पीआरसी वाले, तो वो ग्रुप बी वाले कहेंगे भाई इधर बैठा है ना तो चुप करके बैठो, वरना बाहर चले जाओ। सारी बात मानेंगे भी सही, सारा कुछ होगा, लेकिन शरारतें या सबसे ज्यादा शोर किसका होता है? बुजुर्गों का। तो फिर जब बुजुर्ग शोर कर रहे होंगे तो बच्चे भी कहेंगे चलो हम भी। तो फिर इस तरह से ये वो कहता है, क्या लिखा हुआ है, इट कैन बी डिफाइंड एज अ कल्चर, स्ट्रक्चर, प्रोसेस दैट आर फोकस्ड ऑन अचीविंग पॉसिबल अपॉर्चुनिटीज। अब आपका क्या गोल होता है?
एक चैप्टर आज हो जाए। तो अगर एक चैप्टर करना चाहते हो तो फिर वो उस तरह का कल्चर डेवलप करो, उस तरह के प्रोसीजर्स प्रोसेस डेवलप करो, स्ट्रक्चर बनाओ वैसा, ठीक है। एट द सेम टाइम कंट्रोल अनवांटेड रिजल्ट, कहते हैं वो कंट्रोल हो जाएंगे रिस्क मैनेजमेंट से, जो अनवांटेड रिजल्ट हैं वो कंट्रोल हो जाएंगे। अब रिस्क मैनेजमेंट इज अ कॉर्पोरेट गवर्नेंस इशू, कहता है ये जो इशू है ना, ये कोई छोटी मैनेजमेंट लेवल का नहीं है, ये बड़ी मैनेजमेंट लेवल का इशू है। दूसरा, द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हैव बीन अ रिस्पॉन्सिबिलिटी, किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? ब्रॉड उसके सेफ गार्ड एसेट्स ऑफ द कंपनी एंड प्रोटेक्ट द इन्वेस्टमेंट ऑफ द शेयर होल्डर। रिस्क से क्या होता है? ऑब्जेक्टिव ऑफ द बिजनेस अचीव नहीं होगा, अनवांटेड रिजल्ट आएंगे, और उससे सबसे बड़ा नुकसान किसका होगा? शेयर होल्डर को डिविडेंड नहीं मिलेगा, ये शेयर होल्डर को मसला आएगा, और जो एसेट्स हैं उनको नुकसान होगा। कहते सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है बीओडी कि उन्होंने कंपनी के एसेट्स और इंटरेस्ट ऑफ द शेयर होल्डर को सिक्योर करना है। द बोर्ड शुड देयरफॉर कीप स्ट्रेटेजिक रिस्क विद इन द लिमिट एंड शेयर होल्डर वुड एक्सपेक्ट एंड अवॉइड या कंट्रोल ऑपरेशनल, क्या कहते हैं, एक देखिए ना, कुछ रिस्क तो ऐसे होते हैं कि जो कंट्रोल नहीं हो सकते, नॉर्मल लॉस वाली एग्जांपल। कुछ छोटे मोटे रिस्क ऐसे होते हैं, जैसे मैं कहूं जी आपने एग्जैक्ट 8 बजे से सुई ऊपर नीचे नहीं होनी चाहिए, ऐसा नहीं हो सकता, 1 मिनट 2 मिनट ऊपर नीचे हो सकते हैं, ये होता है कि ये रिस्क है, टोलरेबल रिस्क इसे बोलते हैं, ये बर्दाश्त हो सकता है। वो कहता है कि एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने ये डिसाइड करना है कि रिस्क को किस तरह से मैनेज करना है, किस तरह से उसको एक एक्सेप्टेबल लेवल पर रखना है, ताकि जो एक्सपेक्ट कौन कर रहा है? शेयर होल्डर, और अवॉइड कंट्रोल या ऑपरेशनल रिस्क। उसके बाद अब आके SCCP कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस स्टेट्स दैट डायरेक्टर शुड रिपोर्ट ऑन गवर्नेंस रिस्क मैनेजमेंट एंड कंप्लायंस इशू। अब SCCP को रिपोर्ट जाती है कि भाई आपने किस तरह से रिस्क को मैनेज करते हो, वो एक रिपोर्ट लिखकर देते हैं SCCP ने। उसके बाद द बोर्ड ऑफ रिस्पॉन्सिबल ऑफ डिफाइनिंग द कंपनी रिस्क पॉलिसी, रिस्क एपिटाइट एंड रिस्क लिमिट्स एज वेल एज इंश्योरिंग दैट these are integrated into day to day operation। कहता है इस रिपोर्ट के अंदर क्या क्या लिखा होना चाहिए कि किस तरह के रिस्क हैं, किस तरह के कंपनी को रिस्क लिमिट क्या है, कितना रिस्क कम हो सकता है, कितना रिस्क बर्दाश्त हो सकता है, वो सारी रिपोर्ट के अंदर लिखा होगा। सिर्फ एक नजर इसको पढ़ना है, 4-5 बातें याद रखनी है। सिर्फ अगर वो कह देता है जी आप लिखे रिस्क मैनेजमेंट के बारे में, सबसे पहले लिखना है कि रिस्क मैनेजमेंट किसका इशू है? कॉर्पोरेट इशू है। फिर उसके अंदर किसकी जिम्मेदारी है? ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की। क्या जिम्मेदारी है? कि वो रिस्क को असेस करे, आइडेंटिफाई करे और मिनिमम लेवल तक उसको कंट्रोल करे। बस इतनी, ये 2-4 बातें आपने लिखनी है। ये भी पेपर में सवाल आ सकता है, एलिमेंट ऑफ रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम, या वो ये सवाल आज तक आया नहीं, MCQs में ये एक स्टोरी बनाकर आ सकता है, और सवाल के नीचे 2-4 नंबर का भी आ सकता है। तो सिर्फ आपने इसको ध्यान से सुन लो ना, अपने अल्फाज में लिख लेना, लेकिन बातें यही काम हो जाएगा। एलिमेंट ऑफ रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम, पहली बात तो ये है, अक्सर लोग समझते हैं कि ये एलिमेंट ऑफ रिस्क लिखने लगे हैं। एलिमेंट ऑफ रिस्क होता है तो वो रिस्क कौन कौन से हैं वो हो गए होते हैं एलिमेंट ऑफ रिस्क। ये क्या कह रहा है? रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम के एलिमेंट कौन कौन से। अब समझो कि रिस्क मैनेजमेंट एक डिपार्टमेंट है, आपको सारा सवाल समझ लग जाएगा। रिस्क मैनेजमेंट एक डिपार्टमेंट है। अब उस डिपार्टमेंट को क्या करना चाहिए? क्या एक खास लेवल के रिस्क को देखना चाहिए, या फाइनेंशियल, नॉन फाइनेंशियल, और उस सब को इंटीग्रेट होना चाहिए सब डिपार्टमेंट के साथ, और फिर कम्युनिकेट करना चाहिए। सपोज दैट आप मेरे जिम्मे लगा दिया कि यार जैसे ही लाइट जाए ना, तो आपने ये देखना है कि एक दफा सारे नए लाइट आने से पहले ना AC बंद कर दें, फ्रिज बंद कर दें, कि रिस्क होता है कि वो कहीं जल ना जाए, वो ब्रेक डाउन ना कर जाए। अब सपोज दैट ये एक रिस्क है कि मशीनरी वगैरह ब्रेक डाउन ना कर जाए। अब वो एक सिस्टम, मैंने कहा ये रिस्क आइडेंटिफाई किया, अब मैं किसी को डायरेक्ट करूंगा कि यार आपने ये काम करना है, कम्युनिकेट करूंगा एक रेलिवेंट पर्सन को कि यार ये काम आपने करना है। तो एलिमेंट कौन कौन से हुए? पहले
वो कहता है देयर शुड बी अ कल्चर ऑफ अवेयरनेस। सबसे पहले क्या होना चाहिए? कल्चर ऑफ अवेयरनेस। हर बंदे को पता होना चाहिए कि भाई इस जगह पर रहना है तो इस तरह से रहना है, जिससे हर बंदे को आइडिया हो कि मिस यूज ऑफ एसिड नहीं होना चाहिए, कोई इस तरह की प्रॉब्लम्स नहीं होनी चाहिए जिससे कंपनी को नुकसान हो। तो देयर शुड बी अ कल्चर ऑफ रिस्क अवेयरनेस। अब ये रिस्क मैनेजमेंट के साथ भी लिख सकते हो, उसको डिफाइन करो 2-3 लाइनें लिखकर, आगे लिख दो एलिमेंट्स ऑफ रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम। ये एक ही लाइन आगे ये एग्जांपल्स है। मैनेजर्स एंड एम्प्लॉइज शुड अंडरस्टैंड द रिस्क एपिटाइट ऑफ द कंपनी। क्या मतलब है रिस्क एपिटाइट ऑफ द कंपनी? ऑफ द कंपनी एंड एक्सेसिव रिस्क आर नॉट जस्टिफाइड इन सर्च ऑफ हायर प्रॉफिट। रिस्क एपिटाइट का मतलब है किस हद तक रिस्क बर्दाश्त हो सकता है। रिस्क एपिटाइट ऑफ द कंपनी से क्या मुराद है? ये कंपनी किसी भी किस्म का रिस्क कितना बर्दाश्त कर सकती है। ये नहीं कि आप हायर प्रॉफिट के चक्करों में रिस्क लो और बाद में कंपनी बंद हो जाए, यानी इस तरह का कोई रिस्क नहीं लेना। एक खास लेवल का रिस्क अलाउ है, उससे ज्यादा अलाउ। अक्सर आपने देखा हो कि एक बंदा है, वो उन्हें पता है एक चीज बेच रहे, चेयर्स आप खरीदने जाते हैं। अब बाप अपने बेटे को कह के जाता है कि अच्छा यार 400 तक कोई मांगना, आपने 1200 है और 400 तक कोई आ जाए तो आपने दे देना, लेकिन 400 से नीचे नहीं जाना, ये एक लिमिट आ गई। अब वो कहेगा कि जी 1200 से जी 600 500 1000 में वो जहां पर भी, लेकिन अगर वो 400 से भी नीचे जाता है कि जी ज्यादा चेयर्स बिक जाएंगी, लेकिन अगर ज्यादा चेयर्स बिकेंगी, हर चेयर हो ही नुकसान पे, तो ज्यादा रिस्क ज्यादा प्रॉफिट के चक्करों में अगर आप रिस्क ज्यादा ले लेंगे तो वो भी काम खराब है। तो ये कौन बताएगा? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बताएंगे। रिस्क ये मेन बोर्ड है ना, वो बताएगा कि भाई आपने किस हद तक रहना है और किस हद तक सेल परचेज कर सकते हैं। दूसरा, देयर शुड बी अ सिस्टम एंड प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग असेसिंग एंड मेजरिंग द रिस्क। पहले क्या था? कल्चर होना चाहिए, कहते देयर शुड बी अ कल्चर ऑफ रिस्क अवेयरनेस विद द कंपनी। दूसरा क्या है? देयर शुड बी अ सिस्टम एंड प्रोसेस फॉर आइडेंटिफाइंग असेसिंग एंड मेजरिंग द रिस्क। कहता है ऐसा सिस्टम रिस्क आइडेंटिफाई भी हो जाए, असेस भी हो जाए और मेजर से आइडेंटिफाई का मतलब है पकड़ा जाए रिस्क, असेसिंग का मतलब क्या है कि वो किस लेवल का रिस्क है, और मेजरिंग का मतलब क्या है उसको कंट्रोल कैसे करना। देयर शुड बी अ सिस्टम ऑफ assessing, identifying, assessing and measuring the risk. आगे एग्जांपल है, when the risk have been measured they can be prioritized and measure of controlling and containing the risk can be made. फिर है there should be an efficient system of communication of information about risk and risk management to the managers and board of directors. ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। कहते हैं एक स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन सिस्टम होना चाहिए। जैसे रिस्क आइडेंटिफाई हो, डायरेक्ट किस बंदे को पता चलना चाहिए? उस रेलिवेंट बंदे को जिसने उस रिस्क को कंट्रोल करना है। अब जैसे नीचे जी एसीसीए के जब एग्जाम्स होते हैं ना, तो अगर उन्होंने ना एक छोटा सा यूपीएस रखा हुआ है हर सिस्टम के साथ, वो कितने टाइम के लिए, 10 मिनट का होगा या 5 मिनट का होगा मैक्सिमम। जैसे ही लाइट जाती है उन्होंने फौरन जनरेटर ऑन करना होता है। अब लाइट गई, रिस्क आ गया, अब वो बंदे ने बताया ही जाकर 15 मिनट के बाद, वो 10 मिनट तक का तो वो यूपीएस भी खत्म। और या चलो हो गया, वो आ गया, मुझे ये इस बात का पता ही नहीं, वो भागा भागा दरवाजा उसने तोड़ा, बाहर आकर कहा कि लाइट चली गई है, एसीसी का पेपर हो रहा है। अब मुझे पता ही नहीं है, मतलब मुझे ये भी नहीं पता कि अच्छा अगर लाइट चली जाती है तो उनका बैकअप क्या है, जनरेटर कैसे चलता है, किस तरह से कनेक्शन है। तो किस बंदे को बताना चाहिए? उस रेलिवेंट बंदे को कम्युनिकेट करना चाहिए। तो इसे कहते हैं देयर शुड बी अ एफिशिएंट सिस्टम, कम्युनिकेशन सिस्टम। कम्युनिकेशन सिस्टम क्या कहता है? एक टाइमली बेसिस के ऊपर बताना चाहिए और दूसरा रेलिवेंट बंदे को बताना चाहिए। जैसे आपको मिसाल के तौर पर यह पता चल जाए, आप पेपर देकर आए और आपको किसी ने कहा कि ये सवाल तो मुझे कल ही पता थे पेपर में आने हैं, आपने कहा, आपने फिर क्या कहना है? नहीं, चपेड़े तो कोई नहीं कहा था, आगे फिर पढ़ भी सकती है वापस। उसके बाद
क्या लिखा हुआ, देयर शुड बी एन एफिशिएंट सिस्टम ऑफ कम्युनिकेशन इंफॉर्मेशन, किसके बारे में, अबाउट रिस्क एंड रिस्क मैनेजमेंट टू द मैनेजर्स एंड द बोर्ड ऑफ द डायरेक्टर। फिर स्ट्रेटजीज एंड रिस्क शुड बी मॉनिटर, स्ट्रेटजीज बननी चाहिए जिससे आपने, मॉनिटर का मतलब क्या है, आपने आइडेंटिफाई भी कर लिया, मेजर भी कर लिया, इंफॉर्मेशन भी है, एक दफा सिस्टम बना लिया, फिर घर जाकर सो गए, फिर क्या होगा, सिस्टम तबाह, सारी मेहनत जाया। ऐसा मैंने देखा है, मेरे एक बहुत अच्छे दोस्त हैं, बहुत बड़े बिजनेस माइंड है, वो अपना बिजनेस ऐसे कमाल तरीके से शुरू करते हैं ना, और 3-4 महीने मुझे ऐसे लगता है कि इनका बिजनेस ना बस गया ऊपर, 3-4 महीने के बाद उनका दिल क्या करता है, अब मेरे सारे इंप्लॉइज हो, मैं घर बैठूं, फोन के ऊपर बैठा रहूं और सारा बिजनेस कंट्रोल कर, 3 महीने बाद ही खत्म, ना उन्होंने जाकर देखना है एम्प्लॉय क्या कर रहे हैं, ना उन्होंने कुछ देखना है, तो उससे क्या होगा, सारा सिस्टम, सारा बना बनाया खराब हो जाएगा। तो जब तक आप अपना कोई भी मैनेजमेंट सिस्टम मॉनिटर नहीं करते ना, और अपडेट नहीं करते, उसका भी कोई फायदा। तो कहता है कि स्ट्रेटजीज एंड रिस्क शुड बी मॉनिटर्ड, जो आपने स्ट्रेटजीज बनाई हुई है और जो रिस्क है वो आपने मॉनिटर करते रहना है, टू एंश्योर स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव अचीव्ड विद इन दी। अच्छा, जो मैंने ना हाईलाइट किया है ना चीजें, आपने याद करने के लिए बस इतना ही काफी है, जितना मैंने हाईलाइट किया है, बाकी एक एग्जांपल्स हैं, बाकी आपने लिखने पेपर में चाहे वो लिखना भी ना, याद आ जाए तो लिख देना, वरना जरूरत नहीं है। तो कितने हो गए एलिमेंट, पहला एलिमेंट क्या है, देयर शुड बी अ कल्चर, कल्चर ऑफ अवेयरनेस इन द कंपनी। दूसरा क्या है, देयर शुड बी अ सिस्टम, कौन सा, आइडेंटिफाई करने वाला, असेसिंग एंड मेजरिंग द रिस्क। तीसरा, देयर शुड बी अ इफेक्टिव कम्युनिकेशन सिस्टम, किसके लिए, यानी मैनेजर्स के लिए और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के लिए, कि कम्युनिकेशन ऐसा सिस्टम हो कि रिस्क का पता भी चल जाए और सही बंदे तक पहुंच भी जाए। और स्ट्रेटजीज एंड रिस्क कैन बी इवेल्युएटेड या मॉनिटर्ड रेगुलरली। बस ये 4 एलिमेंट है किसी भी रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर। एक छोटी सी बात ये पढ़ते हैं, उसके बाद फिर आगे आगे मेन काम शुरू हो जाना। ये बोरिंग काम बस ये लास्ट है, ये बोरिंग नहीं है, लेकिन क्योंकि हमारी आदत नहीं है इस तरह की चीजें हैंडल करने की, हालांकि मैं हमेशा कहता हूँ ये चीजें ज्यादा इंपॉर्टेंट है एज कंपेयर टू आपका जो अकाउंटिंग है या जो भी न्यूमेरिकल चीजें हैं। न्यूमेरिकल चीजें तो रटा है, ये चीजें ऐसी है, इवेल्युएशन है। ये किन लोगों के लिए है, लीडर्स या बिजनेसमैन। और जो हम करते हैं वो किस लोगों के लिए होते हैं, जॉबियन के लिए, जॉब जो करते हैं, क्योंकि उन्हें क्या रिस्क का क्या चक्कर है, उन्होंने कहा जी बस हमें एरिया बता दो, हम वो करते रहेंगे, हमें बस सैलरी मिलती रहे। ये उन लोगों के लिए जिन्होंने आप लोगों को कंट्रोल कर, किस तरह से घपले कंट्रोल करने हैं, किस तरह से मशीन ब्रेकडाउन कंट्रोल करने, किस तरह, ये ऊपर लेवल की कहानी है, इसलिए वो हमसे थोड़ा ऊपर होती है। ऑर्गेनाइजिंग फॉर रिस्क मैनेजमेंट, ये एक डिपार्टमेंट है, इसको ऑर्गेनाइज कैसे करेंगे, यानी एक आपका सिस्टम है ना, जैसे एचआर का डिपार्टमेंट होता है, एक रिस्क मैनेजमेंट का डिपार्टमेंट है। उसको पहले आप अगर पिछला देखें, प्योर रिस्क ओके है, स्पेकुलेटिव रिस्क उनमें थोड़ा थोड़ा सा एक एक दो डिफरेंस है, वो ओके है। डिफरेंस मेन क्या है, उनकी डेफिनेशन में डिफरेंस लिख देंगे, फिर देखेंगे कि ये इंटरनल कंट्रोल हो सकता है, इंश्योरेंस से कंट्रोल हो सकता है, दूसरा इंश्योरेंस से कंट्रोल नहीं हो सकता, वो उसका रिस्क, जितना रिस्क ज्यादा होगा उतना उसका बेनिफिट भी ज्यादा होगा। फिर हमने पढ़ा कि रिस्क मैनेजमेंट होता क्या है, वो कहता है कि एक कल्चर है, एक स्ट्रक्चर है, एक प्रोसेस है, जिससे, और वो किसकी सारी जिम्मेदारी है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की, कॉर्पोरेट लेवल के लोगों की, जो कि रिस्क को असेस करेंगे, फिर उसकी देखेंगे। फिर उसमें 4 एलिमेंट देखे, चार एलिमेंट कौन कौन से देखे, पहला अवेयरनेस सिस्टम होना चाहिए, कल्चर होना चाहिए। दूसरा सिस्टम होना चाहिए असेस करने का, आइडेंटिफाई करने का और मेजर करने का। कम्युनिकेशन सिस्टम होना चाहिए और रेगुलरली मॉनिटर होना चाहिए। फिर है कि जी उसको सारा कुछ है, उसको ऑर्गेनाइज कैसे करोगे, उसको चलाओगे कैसे। पहला वो कहता है द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ रिस्क मैनेजमेंट एंड मैनेजमेंट स्ट्रक्चर गो विद इट वेरी बिटवीन ऑर्गेनाइजेशन। ये क्या लाइन लिखी हुई है, क्या मतलब है इसका, कहता है हर मैनेजमेंट के अंदर, सॉरी हर बिजनेस के अंदर मैनेजमेंट का सिस्टम और उसके रिस्क अलग अलग होती है।
क्या कह रहा है, मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट और उसका स्ट्रक्चर हर एंटिटी टू एंटिटी चेंज होता है. Some companies employ risk management specialist, and in financial services there is a regulatory requirement in many countries for the bank and other financial service organization to have well structured risk management system. ये सिर्फ कहानियां लिखी हुई हैं. कहते कुछ मुल्कों के अंदर बड़े स्पेशलिस्ट, खास तौर पर बैंकों के अंदर, अब बैंक ही बंद हो जाए कितने लोग डूब जाएंगे. वो कहता है कि वो गवर्नमेंट की तरफ से है कि आपने अपने रिस्क मॉनिटर करते रहने हैं, आपने स्पेशलिस्ट हायर करने हैं. तो वो कहता है कि कुछ कंट्रीज के अंदर तो, कंपनीज के अंदर तो रिस्क मैनेजमेंट स्पेशलिस्ट होते हैं. फिर वो कहता है इट इज यूजफुल टू बी अवेयर ऑफ डिफरेंस इन द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज. फिर ये सारा एक नजर आपने पढ़ा, द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर लार्ज पब्लिक कंपनी, ये एक नजर पढ़ोगे ये आपको क्लियर हो जाएगा. इसमें कोई भी ऐसी चीज नहीं है, सिर्फ ये आपने दिमाग में रखना है. हम पढ़ के आ रहे हैं एक डिपार्टमेंट है, उसने अपने आप को मैनेज कैसे करना है. फंक्शन ऑफ एग्जीक्यूटिव कमेटी एक नजर पढ़ा देता हूं मैं. इट वुड बी रिस्पॉन्सिबल फॉर आइडेंटिफाइंग, असेसिंग रिस्क, रिपोर्टिंग एंड बोर्ड. इट में आल्सो फॉर्मूल. कहते हैं एग्जीक्यूटिव कमेटी का काम क्या है, रिस्क को आइडेंटिफाई करना. इट शुड आल्सो एग्री द प्रोग्राम टू डिजाइन एंड इंप्लीमेंट इंटरनल कंट्रोल. इट शुड मॉनिटर द इफेक्टिवनेस ऑफ रिस्क मैनेजमेंट थ्रू आउट द कंपनी. मेन वो जो ऊपर बंदा बैठा है उसका काम क्या है, वो सारी चीजों को ऊपर से देखना. बेनिफिट ये भी पेपर में आ सकते हैं. रिस्क मैनेजमेंट के बेनिफिट क्या हो सकते हैं, वैसे ही जर्नल बताए. कंपनी का ऑब्जेक्टिव अचीव हो जाएगा, कोई एडवर्स मसला आने से पहले पता चल जाएगा, हमारे बिजनेस के ऊपर कोई लॉन्ग टर्म जो एडवर्स इफेक्ट है वो नहीं आएंगे, हम एनवायरमेंटल इश्यूज को देखते रहेंगे. वो एक जो जर्नल बेनिफिट्स है ना, वो तो बंदा वैसे भी देख सकता है किसी भी मैनेजमेंट के. इंक्रीज लाइकलीहुड ऑफ अचीविंग द ऑब्जेक्टिव, है इसका फायदा कि आप जो ऑब्जेक्टिव है वो अचीव करने के ज्यादा चांसेस हैं. एनकरेज प्रोएक्टिव मैनेजमेंट, इसका क्या मतलब होता है, एनकरेज प्रोएक्टिव मैनेजमेंट. ये अंग्रेजी का भी बुरा हाल है मुझे. प्रोएक्टिव मैनेजमेंट, हाँ हाँ निकालो. मैनेजमेंट इस पे ज्यादा फोकस नहीं करती. नहीं. एनकरेज प्रोएक्टिव मैनेजमेंट, पहले से चीजों का पता चल जाएगा, उसको मैनेज कर लेते हैं. मतलब रिस्क अकर होने से पहले हम उन्हें मैनेज कर लेते हैं. प्रोएक्टिव का मतलब है पहले से तैयार होना. तो जब आप रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम होगा तो कोई भी रिस्क आइडेंटिफाई करेंगे या रिस्क होने के चांसेस होंगे तो हम उसको मैनेज करने की कोशिश, अगर आपके पास ये डिपार्टमेंट है तो. अवेयरनेस ऑफ नीड टू आइडेंटिफाई एंड ट्रीट रिस्क थ्रू आउट द ऑर्गेनाइजेशन. क्या है कि अवेयरनेस है, improved identification and opportunities and threats. कंप्लायंस होती रहती है, रेलिवेंट लीगल एंड रेगुलेटरी, इंप्रूव्ड मैंडेटरी एंड. अच्छा जी, कुछ तो मुल्कों के अंदर ना क्वार्टरली रिस्क मैनेजमेंट की रिपोर्ट पेश होती है कि कहीं ये बिजनेस को कोई रिस्क तो नहीं है जिसकी वजह से लोगों का जो पैसा इन्वेस्ट किया वो डूब ना जाए. इंप्रूव्ड गवर्नेंस, इंप्रूव शेयर होल्डर कॉन्फिडेंस एंड ट्रस्ट, establishment of reliable basis and decision making, improved controls, effective allocation and use of resources. वो कहता है कि अगर आप रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम का आपका डिपार्टमेंट है तो इससे आपको क्या क्या फायदे हो सकते हैं उसने ये बताया. कि वो कहता है कि आप सबसे पहले उसने क्या किया, ऑब्जेक्टिव अचीव होने में ज्यादा चांसेस है. फिर उसने क्या बताया कि आप कोई भी चीज है वो पहले से मैनेज कर लोगे, प्रोएक्टिव मैनेजमेंट. उसके बाद अवेयरनेस, अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स के बारे में पता चल जाता है. अपॉर्चुनिटी से क्या मुराद है, अरे रिस्क क्या है, नई टेक्नोलॉजी आ रही है. जैसे ये सोलर पैनल आए थे, अब बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज ने अब एसएस आकर अब सोलर पैनल में डील करना शुरू कर दिया. अब वो पहले जो जनरेटर कंपनी बनाती थी अब वो सोलर पैनल बना रही है. अब अपॉर्चुनिटी क्या थी, अपॉर्चुनिटी ये थी कि आप उसमें उसको अचीव करें, उस बिजनेस को अडॉप्ट कर ले. और थ्रेट क्या है कि अगर आप जनरेटर ही लेकर बैठे रहते ना, तो आज जनरेटर का क्या हाल है, आज जनरेटर की बजाय लोग किसको प्रेफर कर रहे हैं, यूपीएस को और सोलर को.
हाँ जी, बिल्कुल। नोकिया ने भी क्या किया कि उसने आने वाली चीजों को अडॉप्ट नहीं किया, चेंजेस को अडॉप्ट नहीं किया, इसी वजह से वो भी गया। अच्छा, एक तो आपने यहां तक इसको जर्नल अल्फाजों में तैयार करना है, रट्टा नहीं लगाना। आप उर्दू में भी बता सकते हो, क्योंकि इंग्लिश आप उसकी तोड़ फोड़ के लिख भी लोगे, लेकिन जनरल बातों का यहां तक आपको पता होना चाहिए, क्योंकि इसमें सारे का सारा थ्योरेटिकल है, और इसका थ्योरेटिकल का एक फेज हमने कर लिया है, बल्कि ये तो सारा ही खत्म हो गया। नहीं नहीं नहीं, इसमें 4 सवाल थे, ये तो खत्म होने वाला है। ये आपके पास ई बुक है, ये उसमें 2 सवाल आगे हैं, देखना जरा। ये बेनिफिट्स के बाद 2 सवाल होने चाहिए। दरम्यान में 2 पेज हैं।